नेम इज़ आदर्श टांगे और आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे इसमें मेमोरी हायरार्की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने टॉप टू डाउन गए तो फर्स्ट में आपका आ जाता है रजिस्टर, कैशे, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्शरी मेमोरी। अब इसकी स्टोरेज भी दे के रखी है हमने उसके सामने ही। रजिस्टर की स्टोरेज होती है बाइट्स, कैशे की केबी या एमबी, मेन मेमोरी की जीबी, सेकेंडरी की टीबी और टर्शरी स्टोरेज की पीबी में रहती है। और रजिस्टर और इसमें मेन मेमोरी के आपके टाइप्स हो जाते हैं। इसमें आ जाता है आपका रैम और सेकेंडरी में आपका आ जाता है फ्लैश ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क और टर्शरी में आपका आ जाता है मैग्नेटिक टेप्स। और इसको हम कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर्स। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है कॉस्ट। अब अपन टॉप टू डाउन जाएंगे तो इसमें कॉस्ट डिक्रीज़ होगी और एक्सेस टाइम आ जाता है। अब टॉप टू डाउन जाएंगे इसमें तो इसका एक्सेस टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा और इसमें परफॉर्मेंस इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, साइज़ इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि साइज़ इसकी छोटी है, मतलब ये अच्छी चीज़ है, रजिस्टर की साइज़ छोटी है और इसका एक्सेस टाइम भी ज़्यादा है तो और इसका कॉस्ट भी कम है और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है इसकी, क्योंकि टॉप टू डाउन जा रहे हैं। तो रजिस्टर सबसे बेस्ट चीज़ है टू बी अ मेमोरी जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो हम इसी को यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था, कॉस्ट इसकी ज़्यादा है फिर हम टॉप टू डाउन जा रहे हैं। तो टू मेक इट अफोर्डेबल हम इस आर्किटेक्चर को बनाते हैं कि सारी स्टोरेज आ जाए और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगे ना। और इसमें अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका आ जाता है, इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपके दोनों में आपके लेवल्स रहते हैं, लेवल 2 और लेवल 3। अब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में लेवल 2 रहते हैं। अब लेवल 2 में क्या होता है, आपका है प्रोसेसर और आपके पास है स्टोरेज टू स्टोर द डेटा जो भी आपको स्टोर करवाना है। तो इसमें क्या होता है कि आप साइमल्टेनियसली दोनों स्टोरेज में फैच कर रहे हो। जैसे कि सीपीयू को चाहिए 3 डेटा और वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, 3 डेटा चाहिए, मतलब इसने एक एड्रेस जनरेट करा जिसका भी डेटा आपको चाहिए रहता है। अब ये एड्रेस इसमें फैच करेगा और इसमें फैच करेगा साइमल्टेनियसली। अब इसमें फैच करने का इसका टाइम है T1 और इसमें फैच करने का इसका टाइम है T2। तो हमारा एवरेज एक्सेस टाइम आ जाता है अपना T एवरेज टू, जिसके आप देख सकते हैं H1 T1 1 - H1 और T2। अब आप सोच रहे होंगे H1 क्या है, तो H1 आता है आपका हिट रेशियो कि आपको डेटा मिला कि नहीं मिला। ऐसा हो सकता है आपका डेटा मिला ही नहीं। ऐसा ही ये 3 और चीज़ें हैं। जैसे लेवल 2 में हायरार्की में हो जाता है आपका CPU मतलब प्रोसेसर, उसके बाद लेवल 1 फिर लेवल 2। मतलब ये CPU को कोई भी फैच करना डेटा का, तो उसने एक एड्रेस बनाया। अब उसके हिसाब से लेवल 1 में फैच करेगा, उसमें अगर नहीं मिला तो लेवल 2 में फैच करेगा। तो अगर लेवल 1 में फैच कर गया तो ये T2 टाइम नहीं लगाएगा। तो इसमें इसको फैच करने का टाइम है आपका T1 और इसमें फैच करने का टाइम है आपका T2। तो अगर इसको मिल गया यहाँ पर ही तो H1 T1 हो जाएगा और अगर इसको इसमें नहीं मिला तो L2 में चेक करेगा तो उसकी प्रॉबिलिटी है H1 - H1 की हीट रेशियो ऑफ, ये होता है आपका हीट रेशियो में लिख देता हूँ। तो अगर इसमें मिल गया तो इसका ये हीट रेशियो 0 से 1 के बीच में रहता है। तो अगर इसमें मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर इसमें नहीं मिला तो 1 - H1 करके अपन हीट रेशियो इसका निकाल सकते हैं। और पर इसमें इसका टाइम लग जाएगा T1 + T2। तो ये हमने लिख के रखा है और इसका ये फॉर्मूला है। अब सिमिलरली आपका लेवल 3 आपका डिज़ाइन होता है। तो लेवल 3 में भी ऐसा रहता है कि इंडिपेंडेंट में साइमल्टेनियसली चलते रहता है, प्रोसेसर साइमल्टेनियसली ढूंढते रहता है जो भी आपको डेटा फैच करवाना है। और हायरार्की में आपका सीरीज बाय सीरीज फैच करता है। यहाँ पे T1 टाइम लग गया, यहाँ पे T2 टाइम लग गया, यहाँ पे T3 टाइम लग गया। तो लास्ट में अगर आपका डेटा इन दोनों में मिला ही नहीं तो आपको फैच करना पड़ेगा इसमें। अब इसमें फैच करने के लिए आपको तीनों के टाइम ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका टाइम अपना ऐड ऑन हो गया। तो हमने लास्ट में लिख के रखा है T1 + T2 + T3। वेल इसमें हमने लिख के रखा है सिर्फ T3, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली फैच कर रहे हो। तो ये इन दोनों का फॉर्मूला ये चीज़ होगी। और इसमें H1 refers to heat ratio of 1, H2 refers to heat ratio of 2। अब आपका ये निकालना है। तो इसमें 1 - H2 करोगे तो 1 - H1 और इंटू 1 - H2 करोगे तो इसका हीट रेशियो निकल जाएगा। और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कैशे मैपिंग एंड इट्स टाइप। अब आप पढ़ रहे हो मेमोरी हायरार्की, आपका एक यूनिट है मेमोरी, तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कैशे मैपिंग एंड इट्स टाइप। मतलब आपने जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करके रखा है तो सबसे पहले रजिस्टर है या फिर उसके बाद कैशे है। तो प्रोसेस सबसे पहले कैशे में जाएगा, उसमें ढूंढेगा
अगर नहीं मिला तो वो मैन मेमोरी जाएगा, क्योंकि कैशे की साइज़ छोटी है, उसको डेटा फैच करना है तो छोटी साइज़ में जल्दी ढूंढ लेगा, तो इससे हमारा एक्सेस टाइम कम लगेगा। तो सबसे पहले हमने जैसा डिज़ाइन करा है कि वो सबसे पहले कैशे को चूज़ करे ढूंढने के लिए, उसके बाद अगर नहीं मिलता है तो वो मैन मेमोरी जाएगा, उसमें ढूंढेगा। अब इसमें आपका कैशे मैपिंग आ जाता है, मतलब आप मैन मेमोरी से अगर नहीं मिला कैशे के अंदर तो आप मैन मेमोरी से कैशे के अंदर वो डेटा या फिर वो ब्लॉक को कैसे ला रहे हो, वो उस ब्लॉक को कैसे मैप कर रहे हो वाया कैशे एंड मैन मेमोरी। तो उसके कैशे मैपिंग के आपके टाइप्स आ जाते हैं, डायरेक्ट मैपिंग, फुली एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अब डायरेक्ट मैपिंग में आपका जो फिजिकल एड्रेस है, जो मैंने यहाँ बताया था, जो आपका प्रोसेसर है मतलब CPU, वो जनरेट करेगा एक एड्रेस, जो भी आपको वो डेटा फैच करना हो, जिसका भी डेटा फैच करना हो, तो जो एड्रेस जनरेट करेगा उसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, एक जो भी आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट करा है CPU में, तो वो सबसे पहले कैशे में देखेगा वो कि कैशे में वो डेटा प्रेजेंट है कि नहीं, उसके बाद वो जाएगा मेन मेमोरी में। तो सबसे पहले हमारा मिस का भी एक कॉन्सेप्ट रहता है। अब चलो ठीक है, वो आना था दूँगा। तो डायरेक्ट मैपिंग हम पहले पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया, अगर आपका ये है कैशे और ये है आपका मैन मेमोरी और ये है आपका CPU ने एक एड्रेस जनरेट करा, वो गया कैशे के पास में। अगर उसके बाद उसको कैशे में नहीं मिला वो डेटा, तो वो जाएगा मैन मेमोरी के पास में। अब वो मैन मेमोरी से ढूंढेगा वो डेटा, जैसे कि अगर मेरे को 5 या फिर जो भी डेटा चाहिए वो वर्ड 3 में पड़ा हुआ है। अब वर्ड क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होती है मेमोरी की, जैसे कि बाइट्स रहती है वैसे हमारी वर्ड रहती है। तो सपोज जो भी CPU ने एड्रेस जनरेट करा है वो पड़ा है वर्ड 10 के अंदर। अब उसको तो कैशे में मिला नहीं, सबसे पहले तो कैशे में जाएगा क्योंकि उसकी साइज़ छोटी है, तो उसको कैशे में नहीं मिला। तो उसके बाद वो जाएगा मैन मेमोरी के अंदर। मैन मेमोरी उसको दिख गया कि यार ये ब्लॉक 2 में पड़ा है वर्ड 10, तो ये कैसे पता चलेगा, ये एड्रेस के साथ पता चलेगा कि जैसे अगर अपनी साइज़ है मैन मेमोरी की 128 बाइट्स। अब ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं अपन कि अगर जो भी इसकी साइज़ है, वैसे तो ये अज्यूम्ड वैल्यू है क्योंकि इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा रहती है, जो भी इसकी साइज़ है उसकी 4 टाइम्स लेसर साइज़ होती है कैशे की। तो अगर ये 128 साइज़ होती है, मतलब एकदम 4 टाइम्स नहीं पर अप्रॉक्सीमेट रहती है, और 128 बाइट्स है टोटल साइज़, तो इसकी हो गई 16 बाइट्स। तो हम कहाँ पर थे, अगर इसने एड्रेस जनरेट करा उसको नहीं मिला, वो गया मैन मेमोरी के पास में, उसको दिख गया उस जो भी एड्रेस, सॉरी मैंने मिटा दिया, जो भी एड्रेस जनरेट करा है उसने, तो वो 2/7, अगर ये टोटल स्टोरेज है तो इसको अपन इन पावर ऑफ 2 जनरेट अगर करेंगे तो 2/7 आएगा। इसका मतलब हमें 7 बिट्स लग रही है टू रिप्रेजेंट दिस डेटा जो कि ब्लॉक फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो जो भी CPU जनरेट करेगा वो 7 बिट्स करेगा फिजिकल एड्रेस। अब उसमें से उसको मिलेगा वर्ड, जैसे कि ये जो भी वर्ड है उसको ये मिला ब्लॉक फॉर्म में पड़ा है और ये वाला वर्ड है, तो वो उसको कैसे मैप करेगा कैश के अंदर, क्योंकि इसको तो ये मिल गया है, तो फिर वो उसको मैप भी करना पड़ेगा कि अगर उसको बाद में भी सेम वर्ड मिले तो वो कैश के अंदर से ढूंढ के वापस निकाल दे। तो डायरेक्ट मैपिंग में आपका रहता है एक फॉर्मूला रहता है डायरेक्ट मैपिंग में, मैं यहीं लिख देता हूँ K mod n। अब इसमें अपना K रहता है ब्लॉक नंबर, जो भी ब्लॉक नंबर इसमें पड़ा हुआ है, और n रहता है लाइन नंबर, जो भी लाइन नंबर है कैशे की। तो सपोज ब्लॉक नंबर है 128, सॉरी ब्लॉक नंबर है 32, मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 32 है, और कैशे में टोटल नंबर ऑफ लाइन्स 4 है, तो 32 ब्लॉक है अपने पास में। अगर अपना जो डेटा है वो ब्लॉक फॉर्म में पड़ा हुआ है तो अपना आ गया 4, उसके बाद मॉड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स अपने पास 4, तो 4 मॉड 4 अपना आ गया 0। तो मतलब अगर ये ब्लॉक 4 है तो ये मैप होगा लाइन 0 से, तो इसने इसको फैच कर लिया। अगर इसको कैशे में मैप करना है तो ये ब्लॉक 4 मैप होगा लाइन 0 से हमेशा। तो ये जो पूरा ब्लॉक है जो 4 वर्ड कंसिस्ट करता है, वो पूरा ब्लॉक इस पर मैप हो जाएगा। अब ऐसे इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर आपको
ये वर्ड चूज़ करना है। उसके बाद आपको ये वर्ड 0 फैच करना है आपके मेन मेमोरी से, पर ये ब्लॉक 0 में पड़ा हुआ है। फिर आप फॉर्मूला लगाओगे ऐसा ही कि ऐसा ही 0 mod 4, इसके बाद आंसर 0 हो गया। अब इसमें तो आपका डेटा पड़ा हुआ है नहीं, और इसमें आपका है ब्लॉक 4 पड़ा हुआ इनिशियली, तो पर ब्लॉक 4 पड़ा हुआ है, पर अपन ये जो कैश है उसकी साइज छोटी है, तो अपन एक लाइन के अंदर एक ही ब्लॉक रख सकते हैं। पर अपने को एक और ब्लॉक फैच करना है, पर वो ब्लॉक 0 से ये फॉर्मूला से अपना लाइन नंबर निकल के 0, मतलब अपने को 0 लाइन में ही रखना पड़ेगा। पर ये ब्लॉक 4 पड़ा हुआ है, तो ब्लॉक 4 को अपने को हटाना पड़ेगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ब्लॉक 4 को अपन कट कर दिया और अपन ने ब्लॉक 0 इसमें रख दिया, क्योंकि अपने को अब फैच करना था वर्ड 0। पर डिस्पाइट ऑफ कि ये मेमोरी मतलब ये स्टोरेज बची हुई थी, खाली थी, फिर अपन ने इस स्टोरेज को ही ब्लॉक 4 को कट करके ब्लॉक 0 रख दिया। तो ये एक इसका मेजर डिसएडवांटेज रह जाता है कि इसको वो हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस, क्योंकि अपने पास कैपेसिटी है कैशे के अंदर, फिर भी अपने को ब्लॉक 4 को हटाना पड़ रहा है ब्लॉक 0 को डालने के लिए, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला है, इसका आपको कंपलसरी आपको लगाना ही पड़ेगा डायरेक्ट मैपिंग केस में। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट मैपिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं फुली एसोसिएटिव मैपिंग पर। टू डायरेक्ट मैपिंग के डिसएडवांटेज को हटाने के लिए फुली एसोसिएटिव मैपिंग हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। अब फिर से अगर मैन मेमोरी की साइज है 128 बिट्स, तो आपको 128 बाइट्स, तो आपको टोटल के पास 7 बिट्स लगेगी टू मेक दिस एड्रेस ऑफ वर्ड एनी वर्ड जो भी आपको फैच करना है। तो अगर आपको कोई भी वर्ड फैच करना है, सपोज ये अगेन ब्लॉक 4 में पड़ा हुआ है, अगर कैशे एम्प्टी है, और एक और चीज़ जैसे कि 3 टाइप की मिस होती है, मैं लिख देता हूँ। जैसे हमारी हुई डायरेक्ट मैपिंग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट मिस, तो डायरेक्ट मैपिंग में आपकी होती है कॉन्फ्लिक्ट मिस, और इनिशियली एक मिस तो होती है हमेशा वो होती है कोल्ड मिस। अब कॉन्फ्लिक्ट मिस तो आपको पता चल गया कि क्यों होती है, क्योंकि आपको सेम फॉर्मूला के थ्रू सेम लाइन पर ही उसी ब्लॉक को रखना पड़ता है। और कोल्ड मिस क्या होती है कि इनिशियली आपने जो फिजिकल एड्रेस जनरेट करा है, पर आपका तो कैशे एम्प्टी है, तो आपको मेन मेमोरी में जाना ही पड़ेगा एक टाइम। तो फर्स्ट टाइम तो कोल्ड मिस होगी ही होगी, उसी कोल्ड मिस बोलते हैं। फिर आपको जो डाटा वो मिला नहीं, वो मिस हो गया इसलिए। और आपका थर्ड हो जाता है कैपेसिटी मिस। अभी कैपेसिटी मिस होता है अपना फुली एसोसिएटिव में, वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। अब आपके पास अब हम पढ़ते हैं फुली एसोसिएटिव। तो आपके पास अगर वर्ड जो भी यहाँ पर वर्ड पड़ा हुआ है उसको फैच करना है, तो ये वर्ड पड़ा हुआ है ब्लॉक 4 के अंदर, तो आपके पास ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, तो आप कहीं भी किसी भी ब्लॉक पर रख सकते हो। पर कंपलसरी है कि एक लाइन के अंदर एक ही ब्लॉक आना चाहिए। जैसे कि ब्लॉक 4 आपको फैच करना है, तो ब्लॉक 4 हो गया आपका, किसी में भी रख सकते हो। सपोज अब मैंने लाइन 0 में रख दिया, अब आपको ब्लॉक 3 वाला रखना है, जो भी आपको वर्ड चाहिए। सपोज कोई भी वर्ड है, अब अगर आपको ये वर्ड चाहिए, ये वर्ड ब्लॉक 3 में पड़ा हुआ है, तो आप ब्लॉक 3 को यहाँ पे रख नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें पहले से पड़ा हुआ है। और मैंने अभी बताया था कि एक लाइन के अंदर एक ही ब्लॉक रख सकते हैं अपन। तो अगर आपके पास बची है जगह, तो आप किसी और में आप उसको मैप कर दोगे। तो उसको मैंने मैप कर दिया L1 से, उसको मैंने मैप कर दिया L0 से, तो ब्लॉक 4 L0 चलेगा, ब्लॉक 3 L1 चलेगा। अब सिमिलरली बाकी सारे ब्लॉक्स इधर उधर मैप हो जाएंगे जो कि आपको डेटा चाहिए। ब्लॉक 2 इसमें चले जाएगा और ब्लॉक 1 इसमें चले जाएगा। अब होती है आपकी कैपेसिटी मिस, क्योंकि आपको एक और जो वर्ड चाहिए जो कि सीपीयू ने जनरेट करा है, अब वो आपको जिस ब्लॉक में पड़ा है वो ब्लॉक इसमें प्रेजेंट नहीं है, पर आपको रखना पड़ेगा फिर से। इसमें रख दिए आपके कैशे के अंदर, पर आपको एक और डेटा चाहिए, जो कि वो डेटा मतलब एक और वर्ड चाहिए जो कि किसी और ब्लॉक में पड़ा है, जो ब्लॉक कैशे के अंदर नहीं प्रेजेंट है। तो आपको फिर से उसको मैप करना पड़ेगा, पर आपकी हो गई कैशे फुल, मतलब आपके पास और स्टोरेज नहीं है। तो आप किसी एक को हटाओगे, सपोज मैं किसी भी एक को हटा सकता हूँ। सपोज मैंने B4 को हटा दिया और B4 के अंदर अपन मैंने रख दिया B7, क्योंकि मेरे को अब मैंने जो एड्रेस जनरेट करा है वो B7 ब्लॉक के अंदर वो वर्ड पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको हटा के B7 कर दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ है, कैपेसिटी भर गई है। उसके बाद मेरे को एक वर्ड रखना है इसके अंदर, तो मैंने इसको हटाया है, इसको रख दिया है। तो इसलिए हमारी फुल एसोसिएटिव में आ जाती है आपकी कैपेसिटी मिस। तो ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ है कि आपकी, अब हम एक और टाइप है सेट एसोसिएटिव। अब ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
डायरेक्ट मैपिंग है फुली एसोसिएटिव मैपिंग। अब इसको हम समझ लेते हैं। सेट एसोसिएटिव मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन होता है ये दोनों का, मतलब इसमें डायरेक्ट भी है और फुली एसोसिएटिव है। मतलब आप ब्लॉक कहीं पर भी रख सकते हो, पर आपको ब्लॉक एक ही जगह रखना है। मैं समझा दूंगा इस पॉइंट को। अब ये सेट एसोसिएटिव होता है, इसके आगे हम बोल सकते हैं एम वे सेट एसोसिएटिव, मतलब इसका कुछ वैल्यू होती है, उस वे का सेट एसोसिएटिव होता है। सपोज मैंने बोल दिया 2 वे सेट एसोसिएटिव, तो अब 2 वे इसका मतलब क्या हुआ, आपको आपका जो सेट नंबर है, अब इसमें लिखा है सेट, मतलब आपको जो कैश है उसको सेट के फॉर्म में आपको बाइफर्केट करना पड़ेगा, तो आपका सेट नंबर निकलता है। जो भी आपकी टोटल साइज़ है वो, मतलब आपकी साइज़ है 16 बाइट्स, जिसके मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी इसका एम वे है, सपोज मैंने इसको 4 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर मैंने इसको 4 लिया तो एसोसिएटिव में हम सेट नंबर निकालते हैं, और वो सेट नंबर निकलता है अपना एक फॉर्मूले से, जैसे कि हमने देखा डायरेक्ट मैपिंग में के मॉड एन, और यहाँ पर भी सेम फार्मूला है, तो इसका मीनिंग अलग है। अब डायरेक्ट मैपिंग में के मॉड एन, तो इसमें ये एन वहाँ पर था नंबर ऑफ लाइंस, और यहाँ पर एन है नंबर ऑफ सेट, मतलब सेट नंबर के हो जाता है, जो कि सेम यहाँ पर था डायरेक्ट मैपिंग के अंदर कि के होता है नंबर ऑफ ब्लॉक, कोई जो भी ब्लॉक आपको रखना है इसके अंदर, और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सेट्स। तो अपना टोटल नंबर ऑफ सेट्स निकल के रखा है 4। तो अगर मुझे ब्लॉक 4 रखना है सपोज, तो मैं ब्लॉक 4 को यहाँ लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने 4, तो ये निकल जाएगा 0। मतलब जो मैंने सेट बना के रखे हैं, इसकी एक सेट हो गया, ये 2 सेट हो गया, S0, S1, S2, S3। अब आप ये छोटी साइज इसलिए आप समझ नहीं आ रहा होगा, पर S0 के अंदर आपको मल्टीपल लाइन्स भी हो सकती है, तो इसके अंदर यहाँ से निकलता है 4, मतलब मेरे को ब्लॉक 4 यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो सेट के अंदर आप एक फॉर्मूले से रख सकते हो, क्योंकि उस फॉर्मूले से आपको सेट नंबर निकल जाएगा, और सेट नंबर फिक्स्ड है कि वो उसी सेट के अंदर जाएगा, वो जो भी आपको ब्लॉक रखना है। पर उस सेट के अंदर आपको, उस सेट के अंदर जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल लाइन्स हो सकती है, अब उस मल्टीपल लाइन्स के अंदर से कौन सी लाइन आपको चूज़ करनी है उस ब्लॉक पर रखने के लिए, तो वो आप रख सकते हो, को किसी भी ब्लॉक में रख सकते हो विद, मतलब जैसे कि हमने फुल एसोसिएटिव में देखा था कि आप किसी भी ब्लॉक किसी लाइन के अंदर रख सकते हो, वैसे आपको सेट के अंदर किसी ब्लॉक के अंदर रख सकते हो। बाकी हमने, ठीक है, लेट्स रैप अप। तो सबसे पहले हमने देखा है मेमोरी हायरार्की, फिर हमने देखा है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने देखा है मेमोरी मैपिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैशे मैपिंग एंड टाइप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Like, share and subscribe.